तो ये स्टेबिलिटी वाला जो चैप्टर चल रहा था कल से, हमारा 3-4 दिन से चल रहा है, इसमें वो अंतिम उसमें पहुंच गए हैं। कल एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा, उसके बाद में आपको इसके ट्यूटोरियल दे दूंगा। सो यू डू द ट्यूटोरियल, और बिल्कुल जो मैंने आपको नोट्स डाल रखे हैं उसको देख देख के क्वेश्चंस दूंगा, उसको देख देख के आपको उसके आंसर लिखने हैं, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी इसकी। नाउ वी डिस्कस इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ठीक है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी थोड़ा सा मैथमेटिकल है ना, और फिर उसमें एनालिटिकल है आगे जाके। तो स्टार्ट यहीं से करना है आपको। वी नो फ्रॉम स्विंग इक्वेशन, कल स्विंग इक्वेशन करवाई थी, तो वी नो फ्रॉम द स्विंग इक्वेशन एम डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू पी एम माइनस पीई। ये स्विंग इक्वेशन हमारी थी, जो कि हमने लास्ट क्लास में परसों वाली क्लास में इसको डिस्कस किया था मैंने। कल तो स्टेबिलिटी करवाई थी, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट, और ये स्विंग इक्वेशन है हमारी, दिस इज द स्विंग इक्वेशन। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, दोनों तरफ डी डेल्टा बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ डी डेल्टा बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और तो ये डी डेल्टा बाई डी टी इधर और डी डेल्टा बाई डी टी इधर। ठीक है, तो इधर देखिए कि इधर तो कुछ नहीं करना, राइट साइड में तो आपको कुछ नहीं करना, राइट साइड में तो पी एम माइनस पीई डी डेल्टा बाई डी टी रहेगा। ये जो चीज है ना, ये इस वन, इसका कलर में चेंज कर दूं, चाहे आपको थोड़ा सा समझने में आपको आसानी रहेगी। ये दो जने और आदमी को एडमिट करने दो एक बार। ये जो टर्म है ना, दिस वन, ये देखिए है एम डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी डेल्टा बाई डी टी। इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं। अब ये कैसे आया, ये आपको है ना क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन की। मतलब इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ 1/2 m डी बाई डी टी डी डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर। अब इसको मैं देखिए, मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो इसका ये सपोज करो एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 यहाँ आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और फिर वापस इसका होएगा डिफरेंशिएशन, तो क्या जाएगा डी टू डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर, और एक बच जाएगा डी डेल्टा बाई डी टी। अगर नहीं क्लियरिटी आती आती आपको, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। दिस कैन बी रिटन एज हाफ एम डी बाई डी टी डी डेल्टा बाई डी टी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू पी एम माइनस पी डी डेल्टा बाई डी टी। ठीक है, नाउ ये आपका टेक्स्ट आ गया, ये। ठीक है, तो उस प्रीवियस इक्वेशन से डी बाई डी टी डी डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू वो 2/m था ना इधर, m/2 था इधर, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2/m। ये देखिए यहां से अगर आपके ये था ना, हाफ m था ना, तो 2 पर चले जाएगा उधर, m नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/m। तो दिस इज 2/m पी एम माइनस पी डी डेल्टा बाई डी टी। अब क्या कर दिया, इस डिफरेंशिएशन को हटाना है मेरे को, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन करती क्या हुआ, ये डी बाई डी टी तो हट जाएगा, और यह इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। सो डी डेल्टा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/m पी एम माइनस पी डी डेल्टा। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे डी टी के साथ करेंगे, तो डी टी के साथ कर दिए, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ केवल डी डेल्टा बच जाएगा, और लिमिट इसकी ले ली हमने डेल्टा 0 से डेल्टा। दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो डी डेल्टा बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये स्क्वायर हट जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट आ जाएगा, इस पूरे का।
पूरे का अंडर रूट आ गया। डी डेल्टा बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन डेल्टा जीरो से डेल्टा 2/m pm माइनस पी ए टी डेल्टा। अब देखिए मैं जो बात बता रहा हूँ इसको, इस इंटीग्रेशन और अंडर रूट और ये इन सबको देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने को इसको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करना है, कोई भी इसको एनालाइज नहीं करना है, केवल एक छोटी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन है इक्वल एरिया क्राइटेरियन से पहले। अब देखिए ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से पहले, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से पहले मतलब देखिए हम ये जो सारा सारा कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो है ना, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए डिस्टरबेंस जो आ रहे हैं, तो डेल्टा की जो वैल्यू चेंज भी यदि हो रही है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डी डेल्टा बाई डी टी जीरो होना चाहिए। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मतलब स्लाइट डिस्टरबेंस आया, डेल्टा चेंज हुआ, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रेस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे जीरो हो जाना चाहिए। जैसे कि वो स्विंग कर बताया था ना, यदि स्विंग कर वो डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाएगी टाइम के साथ साथ तो अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम, और घटती जाएगी तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए डिस्टरबेंस से पहले तथा बाद में डी डेल्टा बाई डी टू जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फॉर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मैंने क्या कर दिया, जी जीरो कर डी डी डेल्टा बाई डी टी इक्वल टू जीरो इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा जीरो से डेल्टा 2/m pm माइनस पी इंटू डी डेल्टा। अब वो जीरो हो गया ना इधर, तो अंडर रूट में हटा दिया हमने, इसमें इक्वल टू जीरो कर रखा है, अंडर रूट मैंने इसमें से हटा दिया, क्योंकि अंडर रूट इक्वल टू जीरो होगा, अंडर रूट हटा दीजिए तो भी वो जीरो होगा। ठीक है, नाउ सिंक्रोनस मोटर वी है, वी अपने को पता है पावर एंगल कर्व के लिए इक्वेशन निकाली हुई सिंक्रोनस मोटर की या अल्टरनेटर की, P इक्वल टू ईवी अपॉन एक्स साइन डेल्टा। ठीक है, P पावर है और डेल्टा का कर्व नीचे बताया गया, वो साइन वेव आएगा जो पावर एंगल कर्व आता है वो ही आएगा, उसी के ऊपर एनालिसिस करेंगे हम, उसी के ऊपर इक्वल एरिया क्राइटेरियन डिस्कस करेंगे उसी के ऊपर। देखिए ये थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ, फिर आगे डायग्राम को डिस्कस करेंगे। माना प्रारंभ में मोटर की मैकेनिकल इनपुट पावर P0 तथा इलेक्ट्रिकल पावर Pe बराबर है तथा मशीन स्टेबिलिटी से सिंक्रोनस स्पीड पर चल रही है। देखिए मैंने कल भी बताया था, सिंक्रोनिज्म का मतलब यह है कि देयर इज अ परफेक्ट पावर बैलेंस बिटवीन इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर एंड मशीन रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। मींस सिंक्रोनिज्म का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि मोटर की इलेक्ट्रिकल पावर और आउटपुट पावर की परफेक्ट बैलेंस है और मशीन की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब हम ये कहेंगे कि ये मशीन स्टेबिलिटी से चल रही है। ठीक है, यदि मोटर पर अचानक लोड बढ़ा दिए कर पीएस कर दिया जाए, तब इलेक्ट्रिकल इनपुट अचानक नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए ये डायग्राम, शो यू सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम पूरा नहीं आ रहा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, पूरा आ जाएगा फिर ये ना, 125% करता हूँ, अब ये पूरा आ गया, बहुत छोटा करता हूँ, देख तो रहे ना आप लोगों को। यस, ये टॉर्क एंगल है नीचे, दिस इज डेल्टा, ये पावर का है, तो ये पावर एंगल कर्व आपको ये वाला, दिस इज पावर एंगल। ओके, अब सपोज कीजिए कि इनिशियली मशीन पॉइंट ए पे चल रही है, पावर कितना है P0 और इलेक्ट्रिकल पावर कितना है Pe। ओके, अब अचानक सपोज कीजिए लोड मैंने मोटर के ऊपर डाल के कर दिया PS, क्या कर दिया, लोड अचानक बढ़ा कितना कर दिया, PS कर दिया। जब लोड अचानक मैंने PS कर दिया तो क्या होगा, देखिए इमीडिएटली इलेक्ट्रिकल पावर, इमीडिएटली इलेक्ट्रिकल पावर नहीं बढ़ेगी तो क्या रोटर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और फिर धीरे धीरे डेल्टा बढ़ना चालू।
कोई पावर को तो मीट करेगा ही करेगा उस लोड को, तो रोटर स्लाइटली स्लो हो जाएगा, तो धीरे जब जैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा आपके इलेक्ट्रिकल इनपुट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, बी तक पहुंच गया। जब बी पे पहुंचेंगे ना तो इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर तो बराबर होगी, बट रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी, तो वो फर्दर रोटर आगे स्विंग करेगा और सी तक जाएगा। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, विच इज कॉल्ड द हंटिंग फिनोमिनन इन द सिंक्रोनस मशीन। अभी इक्वल एयर क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको इतना से दिख रहा है कि बी पे आके रोटर रुकेगा नहीं, ये आगे फर्दर सी तक स्विंग करेगा। क्यों स्विंग करेगा? क्योंकि बी के ऊपर इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर तो दोनों बराबर हैं, लेकिन रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम है, इसलिए इलेक्ट्रिकल पावर और बढ़ेगी, और बढ़ाने के लिए डेल्टा बढ़ेगा, और सी तक हम सपोज कीजिए पहुंचते हैं। ये चीज आई समझ में? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अरे कुछ समझ में आएगा ये? यस सर। ठीक है, गुड। ठीक है, इसी को थ्योरी को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। इस बढ़े हुए लोड के कारण रोटर स्लो हो जाता है तथा अब डेल्टा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पॉइंट बी पर पीएम बराबर पीई होगा, बट रोटर की स्पीड एनएस से कम होगी तथा रोटर पॉइंट सी तक स्विंग होगा। ठीक है, तब इक्वल एरिया क्राइटेरियन स्टेबिलिटी के अनुसार एरिया ए बी डी तथा एरिया बी सी ई बराबर होनी चाहिए, यानी रोटर द्वारा लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी और रोटर द्वारा गेन काइनेटिक एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तब इसके अनुसार एरिया ए बी डी बराबर एरिया बी सी होना चाहिए। ये देखिए, ये प्लस में एरिया दिखा रखा है A1 और ये नेगेटिव में एरिया दिखा रखा है A2। या इसको आप नेगेटिव दिखा सकते हो, इसको पॉजिटिव दिखा सकते हो, वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा हम किसको पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, तो रोटर द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट की जा रही है, दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय, यहाँ गेन हो रहा है रोटरी काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? यहाँ दोनों पावर तो बराबर है, लेकिन रोटर की स्पीड सिक्वेंस कम है, तो और डेल्टा बढ़ रहा है, तो डेल्टा जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ जाएगी, मैकेनिकल पावर कम बढ़ेगी। तो ये गेन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का रोटर के द्वारा, और यहाँ लॉस्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी रोटर के द्वारा। सो एरिया ए बी डी इक्वल टू एरिया बी सी ई, ये एरिया A1 बराबर एरिया A2 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एरियाज की वैल्यू लिखेंगे। वो मैंने आपको जो इससे पहले जो डेरिवेशन अभी करवाई थी इंटीग्रेशन वाली, उसमें यही बताया था, उसी फॉर्मूले को हम काम में लेंगे। ठीक है ना? आपको ये ध्यान रखना है, ये जो ये है ना डेल्टा जीरो है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर है डेल्टा जीरो है, फिर डेल्टा एस है यहाँ पर, फिर डेल्टा एम है यहाँ पर, और ये डेल्टा सी है यहाँ। ठीक है, डेल्टा जीरो इनिशियल जो लोड था मोटर का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टॉर्क एंगल डेल्टा जीरो है। फिर डेल्टा एस है, मतलब यहाँ पे मशीन आपकी स्टेबल होगी, तो डेल्टा एस है। ये डेल्टा एम है, मैक्सिमम एंगल टॉर्क एंगल जहां तक कि रोटर आपका स्विंग कर रहा है। और फिर ये डेल्टा सी है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल टॉर्क एंगल। इस पे इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है हमें। अब देखिए, एरिया ए बी डी बराबर एरिया बी सी। अब एरिया ए बी डी A1, ये देखिए, एरिया ए बी डी, इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट डेल्टा जीरो से डेल्टा एस, और यहां से लेके ए से लेके बी तक जब मैं जाऊंगा ना, तब पीएम की वैल्यू पीई से ज्यादा है, मतलब मैकेनिकल पावर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर। तो इक्वेशन एरिया ए1 का मान क्या होगा, इंटीग्रेशन डेल्टा जीरो से डेल्टा, लिमिट क्या होगी, डेल्टा जीरो से डेल्टा एस, ये लिमिट है, डेल्टा जीरो से डेल्टा एस पीएम माइनस पी इंटू डी डेल्टा, ये एरिया होगा।
देखिए इंटीग्रेशन का जो यूज है ना, सबसे ज्यादा यूज क्या है कि जो इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर आपका कंटूर है, इरेगुलर एरिया है, इरेगुलर शेप है, उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, उसका एरिया निकालने के लिए वी कैन यूज इंटीग्रेशन। तो उसके लिए क्या होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन पी एम माइनस पी तो है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट क्या होगी डेल्टा जीरो से डेल्टा एस ए वन की, ये ध्यान रखिए, पी एम माइनस पी, बिकॉज डेल्टा जीरो से डेल्टा एस तक जब हम जा रहे हैं तो पी एम का मान पी से ज्यादा है। इसी प्रकार से एरिया बी सी ई बराबर ए टू, बी सी ई बराबर एरिया ए टू इक्वल टू डेल्टा एस से डेल्टा एम, और चूंकि डेल्टा एस से डेल्टा एम में इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा है, तो यह आ जाएगा पीई माइनस पी एम इंटू डी डेल्टा। ये देखिए एरिया ए बी डी क्या होगा, ए वन इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा जीरो से डेल्टा एस, डेल्टा जीरो से डेल्टा एस, लिमिट इंटीग्रेशन की, और हो जाएगा पी एम माइनस पीई, क्योंकि इसमें देखिए यहां से यहां तक हम चलेंगे तो मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर से ज्यादा है, और यहां से यहां तक चलेंगे तो मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर से कम है। ठीक है, तो इस वाले ए टू के लिए तो हो जाएगा पीई माइनस पी एम, और ए वन के लिए हो जाएगा पी एम माइनस पीई। ए वन के लिए लिमिट होगी डेल्टा जीरो से डेल्टा एस, और ए टू के लिए लिमिट होगी डेल्टा एस से डेल्टा एम। ठीक है ना, इन दोनों मैंने बराबर कर दिया स्टेबिलिटी के लिए। एरिया ए वन इक्वल टू एरिया ए टू। ठीक है, सो एरिया ए वन माइनस ए टू इक्वल टू जीरो, बराबर कर दिया। ये ए वन ले लिया, डेल्टा जीरो से डेल्टा एस पी एम माइनस पीई डी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एस से डेल्टा एम पी माइनस पी एम डी डेल्टा। ठीक है, ये जीरो यहाँ नहीं आया, यहाँ तो इक्वल किया है, इसको मैं इधर ले आया। ये क्या, डेल्टा जीरो से डेल्टा एस पी एम माइनस पी डी डेल्टा माइनस डेल्टा एस से डेल्टा एम पी माइनस पी एम डी डेल्टा इक्वल टू जीरो। ये तो इसको इधर लिया है बस। अब देखिए इसको मैंने क्या कर दिया, साइन कर दिया यहाँ पे प्लस। जो पेन ले लेता हूं मैं एक बार, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपकी। देखिए यहाँ पे साइन माइनस है, इसको प्लस कर दिया, प्लस कैसे करूंगा, यहाँ पे मैंने कर दिया पी एम माइनस पी, ये देखिए यहाँ या तो पी माइनस पी एम था, यहाँ पे मैंने कर दिया पी एम माइनस पी कर दिया, ये साइन बन गया माइनस का प्लस। अब देखिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम, इंटीग्रेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। और लिमिट डेल्टा जीरो से डेल्टा एस, और फिर डेल्टा एस से डेल्टा एफ, इंटीग्रेंड सेम है, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों सेम है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करना इसी को ही, और यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करना इसी को ही, तो हम यहां से डेल्टा जीरो से डेल्टा एम इंटीग्रेट कर देंगे एक साथ। और डेल्टा जीरो से डेल्टा एम, ये पूरा पूरा डेल्टा जीरो से डेल्टा एम पी एम माइनस पी इंटू डी डेल्टा, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ठीक है, आल्सो डी डेल्टा बाई डी टी इक्वल टू जीरो एट पॉइंट सी। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा वो जीरो हो जाना चाहिए। अब देखिए पावर एंगल डायग्राम पर पॉइंट सी, नॉट पॉइंट सी, इट शुड बी पॉइंट एफ, हाँ ठीक है, पावर एंगल डायग्राम पर पॉइंट सी इस प्रकार लोकेट होना चाहिए कि एरिया ए वन में एरिया ए टू बराबर होने चाहिए। कहते हैं पावर एंगल डायग्राम पर पॉइंट सी पॉइंट एफ तक यदि कहीं पर भी है, ये पॉइंट सी ये जो यहां तक आया है, यदि ये बढ़ के एफ तक आ जाता है, एफ तक
आ जाता है तब तक मोटर स्टेबल रहेगी। ठीक है, क्या मीनिंग क्या है इसका? ये इसीलिए ये जो है ना एफ पॉइंट, ये एफ पॉइंट जिसका डेल्टा कितना है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टॉर्क एंगल। ये क्या कहलाता है? क्रिटिकल टॉर्क एंगल कहलाता है। तो ये जो पॉइंट पावर एंगल डायग्राम पर यदि पॉइंट सी पॉइंट एफ तक कहीं पे भी लोकेट होता है, मतलब ये अगर यहां से लेके और ये सी बढ़ता 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 यहां तक भी आ जाता है, तो मशीन आपकी स्टेबल रहेगी। क्या लिखा है? पावर एंगल डायग्राम पर पॉइंट सी इस प्रकार लोकेट होना चाहिए कि एरिया A1 व एरिया A2 बराबर होने चाहिए। अतः पावर एंगल डायग्राम पर पॉइंट सी पॉइंट एफ तक पॉइंट एफ तक कहीं भी लोकेट होता है, तब यह ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ये दो ही लाइनों में, पॉइंट सी पॉइंट एफ तक कहीं भी लोकेट होता है, तब यह ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को शो करता है। इसको मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करूं इसके। ये देखिए, देखिए बेसिकली क्या है, ये हमारा इनिशियल लोड था, मैंने सडनली बढ़ा दिया लोड, तो इलेक्ट्रिकल पावर धीरे धीरे बढ़ेगी 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 बी तक आ गई, लेकिन यहाँ पर रुकेगा नहीं क्योंकि रोटर की स्पीड स्पीड से कम है, तो फर्दर स्विंग करेगा रोटर। और स्विंग करते करते वो यहाँ से लेके यहाँ तक यदि आता है, तब तक तो मोटर स्टेबल रहेगी, ट्रांजिएंट स्टेबल रहेगी। और यदि रोटर स्विंग करते करते एफ के भी नीचे आ जाता है, तब उस केस में आपकी मशीन अनस्टेबल हो जाएगी। तो पावर एंगल डायग्राम पर पॉइंट सी इस प्रकार लोकेट होना चाहिए कि वो मैक्सिमम एफ तक जा सके, और उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल टॉर्क एंगल। जितने एंगल तक रोटर आपका यहां से लेके यहां तक स्विंग कर रहा है, फर्दर स्विंग कर रहा है, दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल टॉर्क एंगल। तो क्रिटिकल टॉर्क एंगल है कि वो एंगल जिस पर रोटर स्विंग करता है और मशीन आपकी स्टेबल रहती है, वो कहलाता है क्रिटिकल टॉर्क एंगल डेल्टा सी। ठीक है, तो दिस इज नोन एज इक्वल एरिया क्राइटेरिया। मशीन की स्टेबिलिटी के लिए, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए, एरिया A1 शुड बी इक्वल टू एरिया A2, जो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो एक बार इसको पढ़ लीजिए। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल जो चीज आपको दे रखी है ना इसके अंदर, उसी को अंडरस्टैंड कर लिए, उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको अपने को समझने की जरूरत नहीं। हाँ भाई शुभम, समझ में आ गया कुछ थोड़ा बहुत? अजय, अतुल, कुछ समझ में आया यस है? सर। थोड़ा बहुत समझ में आया ना? यस सर। सोमनाथ, हाँ सर आया। आया? तो इसको है ना, अभी मैं नोट्स डाल दूंगा इसमें व्हाट्सएप पे, तो उसको भी आप पढ़ लीजिए ढंग से। ठीक है ना? बंद करूं फिर क्लास? और हेलो फिर हेलो, हाँ बोलिए। सर, रोटर स्विंग करने का क्या मतलब रोटर स्विंग करने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर मोटर स्टेबल चल रही है, तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है, दोनों पावर बराबर है। अब जैसे सडनली मैकेनिकल लोड बढ़ा के मैंने पीएस तक कर दिया, पीएस तक कर दिया, तो क्या होगा, रोटर अब इलेक्ट्रिकल पावर धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो कब बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल पावर? जब डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब रोटर की स्पीड बढ़ रही है। स्विंग का मतलब रोटर की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। अब मैं बिंदु बी तक आ गया ना, तो बी तक आने के बाद भी रोटर रुकेगा नहीं अभी। क्यों? क्योंकि बी पर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम है, तो रोटर की स्पीड और बढ़नी चाहिए। कब बढ़ेगी? जब रोटर में, जब मोटर के अंदर डेल्टा का मान और बढ़ेगा। तो डेल्टा का मान बढ़ेगा तो बी से और आगे फर्दर जाएगा ना, बी से और आगे जाएगा, सी तक जाएगा जब डेल्टा बढ़ेगा। ठीक है, जब डेल्टा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ेगी।
तो स्विंग होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आके रोटर रुकेगा नहीं, डेल्टा का मान और बढ़ेगा। दिस इज मीनिंग ऑफ द स्विंग। रोटर और स्विंग करेगा और तेजी से चलेगा। तेजी से चलने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा चाहिए। इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा के लिए क्या करेगा, रोटर में डेल्टा का मान मशीन के अंदर बढ़ेगा। तो स्विंग होने का मतलब यह है कि डेल्टा का मान बढ़ना। ठीक है, बंद करें। और कोई क्वेश्चन? यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर ये जो हाँ सर ये बोल। पॉजिटिव माइनस दे रखा है, हाँ, प्लस माइनस चिन्ह दे रखा है, तो ये दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो नहीं दोनों तरफ पॉजिटिव कैसे ऐसा हो होगा यार? सकता दोनों तरफ पॉजिटिव कैसे होगा? इस बी पॉइंट के नीचे है फिर? और बी पॉइंट के ऊपर दोनों पावर अलग अलग है। यहां पर ए से लेके बी तक तो मैकेनिकल पावर ज्यादा है इलेक्ट्रिकल से, और बी से लेके सी तक इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा है मैकेनिकल पावर से। बी बिंदु के ऊपर दोनों पावर बराबर है, यस इसलिए एरिया दोनों बराबर है, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता। एक में तो स्पीड यहां से ए से लेके बी तक तो स्पीड बढ़ रही है रोटर की, और मैकेनिकल पावर का मान इलेक्ट्रिकल पावर से कम है। बी पे दोनों बराबर है, और बी से लेकर सी तक इलेक्ट्रिकल पावर का मान ज्यादा है मैकेनिकल पावर से। ठीक है ना? ओके सर। और बंद करें इसको। ओके सर। ओके।